अगर आरएसएस के संस्कार भारत के हर व्यक्ति में 2% भी आ जाए तो हमारा देश विश्व गुरु होगा। हम 1000 बार अयोध्या हारेंगे, हम लाख बार हारेंगे, तब भी हम वृंदावन में भी मंदिर बनाएंगे, काशी में भी हम देश के कोने कोने में मंदिरों को स्थापित करेंगे, सनातन को करेंगे। मैं ओबीसी और पटेल हूँ, हम शिवाजी की उस परंपरा को जिएंगे जहाँ संभाजी ने अपने नाखून नचवा दिए। चीन को कैसे पीछे छोड़ा? और बुद्धिजीवी के नाम पे कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोध की बात ना करे, तर्क पे बात करे, तथ्य पे बात करे। मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बन गया, स्कूल क्यों नहीं बन गया, ये बड़ी बड़ी मस्जिदों पे क्यों नहीं कहते आप? पंजाब में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है तब क्यों नहीं कहते आप? सेकुलर ने ये कहा कि आप वक्फ बोर्ड बना दीजिए। मंदिरों के ऊपर डीएम का अधिकार क्यों होता है? जो हमारा वहाँ पे दक्षिणा चढ़ती है वो सरकार के पास क्यों जाती है? और मदरसों में क्यों सैलरी दी जाती है? आप मुझे जवाब दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना। तो भारत को इतना अगड़ा पिछड़ा में दलित में इसमें मत बांटिए, सनातनी रहने दीजिए, नहीं तो 100 साल भी नहीं लगेंगे, हम भी पर्शिया हो जाएंगे। तब आप ये कैमरा पे बोल भी नहीं पाएंगे। सनातन के खिलाफ तो बोल भी पा रहे हैं। आपकी पत्रिका बिल्कुल नहीं चलेगी। कश्मीरी पंडितों से कह दिया गया था जमीन और घर छोड़ जाना, बीवी छोड़ जाना, बेटी छोड़ जाना, माँ छोड़ जाना। अरे क्या बात करते हैं? करना चाहता हूँ, यही केरल में हो रहा है ना, यही बांग्लादेश में हो रहा है ना। आप जिस समाज में जन्म ली हैं उस समाज का आदमी पुजारी बन सकता है। आप कुर्मी की बात कर रहे हैं? आप कुर्मी दलित बच्चे बन रहे हैं पुजारी, आपको पता ही नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि हमें स्कूल कॉलेज जाना है, मंदिर नहीं जाना। बाबा साहब ने कब कहा था कि हमें मंदिर नहीं जाना है? और बाबा साहब अपने जीवन के कितने अंतिम समय में बौद्ध बने हैं, ये भी जरा जानकारी ले आइए। ये कौन बात करते हैं हर समय आरक्षण की? किसने बरगलाने की चेष्टा की आरक्षण की बात करने की? मेरे साथ बिहार की फायर ब्रांड विधायक हैं और सोशल कंसर्न बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था और महिलाओं को लेकर हाईली कंसर्न रखती हैं। बीजेपी से एमएलसी हैं और मैं आपसे उनसे रूबरू कराता हूँ। एक कार्यक्रम में महिलाएं मंच पर नहीं थी और उसके बाद जो लोग स्टेज पर बैठे थे जिस तरह का इन्होंने कंसर्न दिखाया। शुक्रिया मैम तो समय देने के लिए। और कैसे देख रही हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन राजनीति में? मैं अनामिका सिंह पटेल सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत बेहतर करें। और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से पहले मुझे लगता है समाज में महिलाओं की भागीदारी बहुत दायित्व के साथ आवश्यक है, क्योंकि महिला प्रकृति दत्त संवेदनशील होती है, जिम्मेदार होती है। और निसंदेह महिला जब भी किसी भूमिका में जाएगी, वो राजनीतिक भूमिका हो, प्रशासनिक भूमिका हो, तो ज़्यादा संवेदना और दायित्व के साथ काम करेगी। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ समाज और राष्ट्र में क्या होगा, किस तरह के राष्ट्र की प्रगति के लिए किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, समाज कैसे बेहतर होगा, इसके निर्णय लिए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, कार्य पद्धति तय की जाती है। तो निसंदेह महिलाओं की भागीदारी इसमें अति आवश्यक है ताकि वो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें। कितने साल से पॉलिटिकल करियर में यहाँ तक पहुँचे, एमएलसी बनी? अभी आप कह रही थी कि बीजेपी में भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है महिला होने की वजह से। और नहीं, मैंने बीजेपी शब्द नहीं कहा। राजनीतिक रूप से आपको कई बार महिला होने के कारण अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि लगता है कि महिला के पास संख्या नहीं होगी, महिला के पास उतना क्षमता नहीं होगी। ऐसा कई बार महिलाओं को, और वो राजनीति में नहीं, समाज में हर जगह आंका जाता है। वो प्रशासन में भी अगर पोस्टिंग की जाती है तो देखा जाता है कि संवेदनशील जगह महिला की पोस्टिंग करना है या नहीं करना है। जब पत्रकारिता में कुछ समय पहले तक मैं पत्रकार भी रही हूँ, जोखिम वाली जगह पर भेजा जाता था तो कहा जाता था कि महिला को वहाँ नहीं भेजना है। आप पत्रकार भी थी? हाँ, मैं डीडी न्यूज़ में पत्रकार थी 2.5 साल, दीपक चौरसिया सर के साथ 2002 से 4 तक। जब दीपक वहाँ डायरेक्टर थे? हाँ, डायरेक्टर वहाँ मैं थी वहाँ। तो कैसे फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? हाँ, आपने पूछा कितने साल? नहीं, मैं डॉक्टरेट हूँ। आपने हाँ जी, आपने पूछा कितने सालों से, तो मैं मेरी 3 पीढ़ियों से हम मतलब संघ परिवार से हमारा जुड़ाव रहा है। और संघ परिवार मतलब आरएसएस जी हमारा जुड़ाव रहा है। और जो मैं खुद, जहाँ तक बात है तो मैं एबीवीपी, आप मोटा मोटी अगर जोड़ सकते हैं 20, और जो मेरी उम्र 24 करीब 27 सालों से मैं राजनीति में हूँ। पहले मैं एबीवीपी में रही, फिर मैं बिहार में युवा मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, फिर मैं महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रही, और फिर प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं अभी मार्च में एमएलसी बनी। तो आरएसएस में रहने से और बीजेपी में डेब्यू करने में किस तरह की सहूलियतें होती है? क्योंकि आजकल बड़ी बहस हो रही है। बीजेपी नड्डा ने कह दिया था कि मुझे आरएसएस के बगैर हम लोग जीत सकते हैं। फिर अभी प्रधानमंत्री जी की सीटें कम हुई तो कहा कि आरएसएस को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। देखिए निसंदेह आप किसी ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं, वो सामाजिक जीवन में भी हो सकता है, जिसका एक संगठन राजनीतिक विचारधारा में काम कर रहा हो।
तो निस्संदेह आप परिचित हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सहूलियत तो मिलेगी, सहूलियत मिलती है। बिल्कुल मिलेगी, किसी को भी मिलेगी। आरएसएस में महिला कोई विंग नहीं है, वहाँ अभी भी मैंने दुर्गा कहा- वाहिनी से काम चलाया जा रहा है। बिल्कुल महिलाओं नहीं, की जैसे बिल्कुल जिस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। यही मैं बोलना चाहती हूँ, तो आप मेरी बात पूरी रखने दें मुझे। आरएसएस के बारे में पूरा, जैसे आपके आरएसएस में राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति वैसे ही है, राष्ट्रीय से लेकर नगर तक, जैसे हमारा संगठन बहुत बाद में नहीं बनी है। अभी तक कोई संघ प्रमुख नहीं बनी। आप फिर क्यों संघ प्रमुख? आप मुझे एक चीज बताइए, ये इतनी बराबरी की होड़ क्यों है? महात्मा गांधी जी ने कहा अभी था, आप मैंने नहीं representation कहा, की बात मैं कर दोनों रहे थे, बातें अलग बराबरी की बात नहीं, कर मैंने रहे थे। बराबरी की बात ही नहीं की। मैंने कहा उन्हें दायित्व दिया जाए, बराबरी की बात में फर्क है, इस बात को तो समझने की भारत में आवश्यकता है। प्रधानमंत्री महिलाएं बन गई इस मेरी देश बात में। पूरी नहीं होने देंगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगी? अच्छा, पत्रकार कहिए, महोदय, कहिए। पत्रकार होने का अर्थ हस्तक्षेप करना नहीं है। आप जितना कठिन, जितना जटिल, जितना मुश्किल प्रश्न पूछ सकते हैं पूछिए, और मुझे पूरी उसका तत्परता से महिलाओं जवाब को देने लेकर दीजिए। representation पहले मैं को लेकर नहीं, पहले- पहले आप रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ। सबसे पहले तो ये समझिए, महात्मा गांधी ने कहा था इस समाज को, इस राष्ट्र को महिलाओं जैसे हृदय वाले पुरुष चाहिए, पुरुष जैसे हृदय वाली महिलाएं नहीं चाहिए। एक विषय। दूसरी बात, ये जो परंपरा है जिस पे आप बात करते हैं हमेशा बराबरी की, ये यूरोपीय विचारधारा है, भारतीय विचारधारा ही नहीं है। हमारे यहाँ तो महिला श्रेष्ठ है, लक्ष्मी है, वो सरस्वती है घर में, पहले उसकी बात होगी। और निर्णय में परिवार में पति पत्नी से पूछे बिना कुछ करेगा नहीं। तो ये इस तरह की बहस ही बेबुनियाद बहस है, और हमें लिंगों में बांटती है, हमें समाज में बांटती ज्यादा है। वन व्यवस्था उस पर बात नहीं, मैं कह रहा था रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने मंच से महिलाओं को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, मुझे अच्छा देखिए, आप जिस लगा। भाजपा की बात कर रहे हैं, उसी भाजपा ने बिहार प्रदेश के कुर्मी जाति की मैंने पहली भाजपा एमएलसी पर बनाया। बात ही नहीं। आपने राजनीति की बात की, आरएसएस की बात की, तो मैं बता रही हूँ, उसी आरएसएस से निकली हुई को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार इतिहास की पहली एमएलसी बनाया, कुर्मी एमएलसी। तो अच्छा, ये representation एक बड़ा मिलता मसला है, जी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दे रही है। ये बिल्कुल 27 ओबीसी मंत्री बनाए जाते हैं। अभी भी मांझी जी जैसे जो पहला दलित समाज में एकदम जो हाशिए पर लोग थे, जी, जी। उनको मंत्री बनाया, ये अच्छी बात है। आपको भी रिप्रेजेंटेशन, आप भी बैकवर्ड कम्युनिटी से आती हैं। लेकिन जिस तरह से महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ और उसमें SC ST OBC महिलाओं का अलग से रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों से लगता है कहीं राय नहीं ली गई? क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रही हैं रिप्रेजेंटेशन की, सोशल जस्टिस की, तो वहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि उस पर बात होनी देखिए, चाहिए। पहले एक बात सर्वप्रथम आवश्यक है, आप मुझे बुद्धिजीवी लगते हैं, आपने विश्व के इतिहास को पढ़ा होगा। इतना ज़्यादा, पहले तो भारत के इतिहास में कहीं जाति है, ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो बाद में लाद दी गई। इतना ज़्यादा इस देश को हर तो फिर जगह आप में पूरा पटेल बोलने कैसे हुई? मैं पूरा बोलने दीजिए मुझे। अच्छा, मैंने तो कहा, अगर आप मेरा भाषण सुनाओ, कि पटेल एक विचारधारा है, शिवाजी एक विचारधारा थे जिन्होंने हिंदुत्व खड़ा किया, पटेल हुए एक अलग विषय, पर हर समय हर चीज़ में आरक्षण को घुसाना, राष्ट्र के बारे में बात करिए, विचारधारा आप के नहीं चाहते कि महिलाओं आप मुझे बोलने नहीं देते हैं पत्रकार महोदय, ऐसे इंटरव्यू नहीं होता है। मैं नहीं चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा, आप शोषित, आपकी परिभाषा क्या है शोषित वंचित की, बताइए मुझे। जो सोशली इकोनॉमिकली अलग बात है, तो आप मुझे मेरी बात बोलने दें, backward- आप मुझे बोलने दीजिए। अगर आपने संविधान पढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने दुस्साहस किया, साहस किया महिला बिल को पास करने का, ये कितनी बड़ी बात है एक विषय। जहाँ तक आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है। आप आरक्षण की व्यवस्था को समझिए, जो जनरल महिलाओं को मिलेगा वो जनरल में से आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा ओबीसी की उस तरह से आरक्षण मिलेगा जो महिला की सीट होगी। आज भी मिलता है ना, मेयर का आरक्षण ओबीसी का होता है और ओबीसी को मिलता है। SC ST सीट है, उन पे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। बैकवर्ड SC ST रिजर्वेशन है, उसमें जिस तरह से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन की बात है। मैं विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा जी बिल्कुल। हूँ। बिहार में बहुत पहले से आप ही की सरकार ने हाँ जी, लोकल बॉडी जी। में दे रखा है। हाँ, मैं बताइए। कह रहा था कि अगर विधानसभा और लोकसभा में अगर SC ST OBC महिलाओं को अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो महिला आरक्षण पर तो सवर्ण महिलाएं ही सब चली जाएंगी ना, क्योंकि इकोनॉमिकली आप सोशली कैसे वो ज़्यादा बात को आगे। समझ रहे हैं? जो सीट SC ST के रिजर्व है, उस पे कैसे फॉरवर्ड महिला लड़ लेगी, आप मुझे बताइए। नहीं। SC ST देखिए, का एक बात, रिजर्व है, जो आप मैं जनरल आपको- सीटें जो महिलाओं जनरल के लिए सीटें, ठीक है, 50% रिजर्व देखिए, हुआ। मैं आपको बोल रही हूँ, महिलाओं के लिए जो रिजर्व होगा, इस बात को समझिए कि हर चीज़ में समाज को जटिल तरीके से गुथ देना, बांध देना और उसमें विकृति पैदा करना, हर चीज़ में आरक्षण में आरक्षण। स्वर्ग भी इस भारत देश की, भारत माता की संतति है, मेरी बात समझिए। स्वर्ण भी जो है यहीं की संतति है। अगर उनके लिए भी कोई सीट है, कोई जगह है, तो उनके लिए भी रहने दी जाएगी, वो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी मिलेगा। तो उस रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन, और किसी को बिल्कुल हासिल पिला देना, इस तरह से राष्ट्र निर्माण की बात नहीं हो सकती। तो आपको लगता है ये जो 50% रिजर्वेशन उसका महिलाओं को मिला, पुनर्विचार उससे किया जाएगा। नहीं, उससे महिलाओं की भागीदारी दुरुस्त क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए, जब 50% आरक्षण मिलेगा तो उन तमाम SC ST सीटों पे मिलेगा, नगर निकाय की OBC सीटों पे महिलाओं को मिलेगा। मजबूरी हुई ना, पटना मेयर जब महिला किया गया OBC, तो सीता जी को ही लड़ाया गया।
मजबूरी में पहले पत्नियों को, बीवियों को, माओ को लड़ाया जाएगा और फिर बाद में महिला नेतृत्व देखिए, निकल मैं के आपकी आएगा। सरकार की बात कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, बताइए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट डिस्कसिंग। बिहार के में नीतीश मॉडल जो है, जिसको नीतीश मॉडल के नाम से जाना जाता है, आपके साथ सबसे लंबा गठबंधन रहा है जी उनका। जी बताइए। लोकल बॉडी में रिजर्वेशन है, उसमें भी SC ST OBC महिलाओं का रिजर्वेशन जी। है, पंचायत में, जी। ब्लॉक में, जी। जिला परिषद जी में। जी। इसी मॉडल की बात हो रही थी कि लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, इस पर लंबी एक प्रक्रिया थी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप महिला अधिकार के लिए मैंने जिस तरह के आपके मेरा इंटरफेयर ये देखा। कहना है कि नारी बंधन अधिनियम एक बहुत सुंदर पहल है, महिलाओं को मिलेगा, उसको अननेसेसरी जटिल मत बनाइए, बहुत खुशी की बात है। और एक बात आखिर में ये है कि भारत की महिला इतनी सशक्त है कि जो काबिल है वो अपनी जगह पा लेगी, समाज दे देगा, आपके ऐसे पत्रकार भाई दे देंगे, क्षमताएं दे आपको देंगी, लगता जगह है कि मिलती है। जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो काबिल नहीं है? आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। रिजर्वेशन से इतर जहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा वहाँ भी हम जगह बनाएंगे। हम तो पुरुषों की चीज़ें ले लेंगे, बोलिए आप। हम तो पुरुषों में IIT में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, IAS में लड़कियां टॉप करती हैं। टॉप होने में कोई रिजर्वेशन होता है क्या? टॉप होने में कोई रिजर्वेशन होता है क्या? नहीं, लड़कियां सब शानदार कर रही है ना, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है तो हम बिना रिजर्वेशन के ही बेहतर करेंगे। जिन लड़कियों को मौका ही नहीं मिल रहा है, जो इकोनॉमिकली उस मौके के लिए ही इस आरक्षण की बात हो रही है मेरे प्रिय बंधु। वो मौका ही मिले इसके लिए आप बात हो रही है। आप विधान परिषद पहुंची, आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी निस्संदेह एक ऐसी प्रायोरिटी है जहाँ मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में बहुत बेहतर काम होना चाहिए, ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ काम होना चाहिए, शिक्षा में बेहतर काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और खुद का पेट काट के करते हैं, बहुत मजबूती से ये बात कह रही हूँ। तो बिहार में इस तरह के शिक्षण संस्थान होने चाहिए कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। इस तरह का माहौल होना चाहिए कि वो यहीं पढ़ें और बाहर की कोचिंग सिर्फ इसलिए नहीं आए कि यहाँ से धन उगाही करा के चली जाए। ये कोचिंग वाला फंडा बहुत बिहार को ही तो नहीं, बिहार में भी वो कोचिंग है, बिहार के हाँ, बाहर भी बिहार मैं कह के रही हूँ बच्चे सिर्फ कोचिंग इसलिए चलवा नहीं, रहे हैं। वो इसलिए हो कि यहाँ बेहतर हमें तरीके से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी कोचिंग आए, वो अपना काम करें, पर इसलिए नहीं कि उन्हें एक धन लेके जाने वाली एक जगह मिल जाए बिहार, ऐसे नहीं। अगर आप आएँ तो आप जिम्मेदारी से काम करिए और हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है समाज में कि भेड़ चाल की तरह किसी कोचिंग के नाम के पीछे नहीं भागना है, उसकी गुणवत्ता देखना है कि एक व्यक्ति सफल हो गया, अब उसके नाम पे पूरे देश में कोचिंग खुल जाए और किसी भी स्तर के इलाके शिक्षक वहाँ नियुक्त कर दिए जाए और हमारी खून पसीने की कमाई वहाँ जाए, ये स्वीकार करने अब मैं तो आपको OBC कहूँगा तो पता नहीं आप नाराज हो जाए। मैं ये कह रहा था, आज आप हैं OBC के लिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह से आप सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं जी। आजकल बीजेपी, मैं दिल्ली रहता हूँ तो कई चीज़ें सारी चीज़ जानता हूँ, भी बीजेपी में होड़ लगी है कि हमें बैकवर्ड जोड़ना है। खासकर जिस तरह से कुर्मी समाज के लोगों ने यूपी में उनको इस बार बिल्कुल रिवॉल्ट किया है और सपा से लगभग 7 से 8 सांसद जीते हैं। देखिए, पहले उसको मेरा सवाल सुनिए। मैं आपका पूरा तब सवाल सुनूंगी मैं। पहले आप ये समझिए, आपने सपा की बात की, वहाँ कुर्मी ने जो बायकॉट किया है ये कितना मिथ है, कितना सही है, ये बूथ के दिए हुए वोट बताएंगे। और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध था, ये स्थानीय व्यक्ति का विरोध था, ये समझने की आवश्यकता है। चलिए, मैं मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की अब फोकस है OBC को लेकर। आप सनातन पे बात करते हो, OBC हाँ, को उसी बताइए क्या पर बोलिए। आप उसी में, जैसे बीजेपी की कोशिश है कि RSS से, संघ से बैकवर्ड कम्युनिटी को जोड़ा जाए, OBC को जोड़ा जाए। OBC में 4000 करीब जातियाँ हैं, 65% के करीब आबादी है। तो आपसे बढ़िया उनको, तो मुझे तो लगता है आप जैसे लोगों को RSS का प्रमुख होना चाहिए। नहीं, वो बहुत जितना शानदार तरीके से आप सनातन को जस्टिफाई कर रही हैं, जिसमें तमाम गैर बराबरी की बातें, खैर मैं उस पर लंबा बहस हो जाएगी, नहीं जाना चाहता हूँ। तो यू हैव टू बी द RSS चीफ। देखिए, सबसे पहले आपको मतलब वो बहुत पूजनीय होते हैं, वो श्रद्धेय होते हैं, RSS के जो प्रमुख होते हैं। आपको RSS के विषय में समझने की आवश्यकता है। ये वैसे लोग हैं जो पूरे जीवन अविवाहित रहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो पूरे जीवन विवाह नहीं करते, समाज को अपना जीवन देते हैं और लोगों से आग्रह कर करके ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। अगर बिहार के भी जो RSS के प्रमुख हैं, अगर आप उनकी भाषा देखेंगे, जबकि मैं उनके सामने इतनी आदमी हूँ, फ़ोन पे जब कहते हैं तो ऐसे कहते हैं, अनामिका जी आग्रह था कि आपके यहाँ एक मरीज है, इसको देख लेंगी, चिंता कर लेंगे, तो उनकी भाषा होती है। अगर RSS के संस्कार भारत के हर व्यक्ति में 2% भी आ जाए तो हमारा देश विश्वगुरु होगा। बहुत मजबूती से आपको लगता है, मतलब RSS क्यों जरूरी है? पॉलिटिकल, कल्चरल, RSS का आपने बहुत अच्छी बात पूछी और मुझे आप बोलने देंगे। RSS इसलिए ज़रूरी है, मेरी बात समझिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम भारत में रह के सनातन की बात नहीं करेंगे तो क्या हम जर्मनी में करेंगे या सऊदी अरब में करेंगे? हम विश्व के एकमात्र ऐसे दुर्भाग्यशाली जनता थी जिसको कांग्रेस के कारण हमें अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए भी 500 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी।
इसमें हमें शर्म नहीं आती क्या? और बहुत तथाकथित खुश भी हो सकते हैं कि हम अयोध्या हार गए। हम 1000 बार अयोध्या हारेंगे, हम लाख बार हारेंगे, तब भी हम वृंदावन में भी मंदिर बनाएंगे, काशी में भी हम देश के कोने कोने में मंदिरों को स्थापित करेंगे, सनातन को करेंगे। मैं ओबीसी हूँ और पटेल हूँ, हम शिवाजी की उस परंपरा को जिएंगे जहाँ संभाजी ने अपने नाखून नचवा दिए। चीन को कैसे पीछे छोड़ा? चीन को छोड़ रहे हैं, भूल गए कांग्रेस के समय अंदर गुस्सा था। और आप सहिष्णुता के नाम पे और उदारता के नाम पे और बुद्धिजीवी के नाम पे कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोध की बात ना करे, तर्क पे बात करे, तथ्य पे बात करे। चीन डेवलप हो रहा है, विज्ञान को आप सुनिए, चीन डेवलप हो रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, हम चीन से बेहतर कर सकते हैं। तो वो विज्ञान जरूरी है उसके लिए। नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल, तो आप ही तो कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मना किया विज्ञान जरूर। विज्ञान का और सनातन का विरोधाभास कहाँ है? आप विज्ञान की जब बात करते हैं, अजीब तरह के आप लोगों के डायलॉग होते हैं। मंदिर क्यों नहीं बन गया, मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बन गया, स्कूल क्यों नहीं बन गया, ये बड़ी बड़ी मस्जिदों पे क्यों नहीं कहते आप? पंजाब में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है तब क्यों नहीं कहते आप? मस्जिदें सरकारी पैसे से बनाई जाती है। वो सरकारी पैसे नहीं तो क्या मंदिर सरकारी पैसे से बनाए जाते हैं? प्रधानमंत्री का इंटरफेयर है। प्रधानमंत्री का इंटरफेयर है, हर हिंदू का होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ये करदली नहीं, आप नहीं, अब आपको उससे सनातन पे नहीं होगा। नहीं, आपको मेरी पूरी बात सुनी होगी मैंने, आपके अजीब अजीब प्रश्न सुने। आप क्यों सनातन का विरोध क्यों है भारत में? नहीं, कोई इंडिविजुअल इस देश का संविधान सबको अपने धर्म क्या संविधान है बताइए आप मुझे। आप संविधान की बात करते हैं, सेकुलर ने ये कहा कि आप वक्फ बोर्ड बना दीजिए। आप पत्रकार हैं, वक्फ बोर्ड किसने बनाया? उसके पास इतनी संपत्ति है कि पूरे भारत की जितनी आर्मी के पास संपत्ति नहीं। किसने दी है संपत्ति? किसने दी है संपत्ति बताइए आप? क्यों मंदिरों से टैक्स लिया जाता है? आप पत्रकार हैं, इस पे क्वेश्चन उठाइए। मंदिरों के ऊपर डीएम का अधिकार क्यों होता है? जो हमारा वहाँ पे दक्षिणा चढ़ती है वो सरकार के पास क्यों जाती है? और मदरसों में क्यों सैलरी दी जाती है? आप मुझे जवाब दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है ना? ये एक लंबी बहस हो जाएगी। मेरे पास डेटा है, ये लंबी बहस नहीं है, आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप कोई डेटा नहीं है, हम सुनिए मेरी मंदिर बात। का पैसा जाता है टैक्स में। अरे आप एक इंडिविजुअल पे बात मत करिए। तो क्यों हिंदू सिलेक्टेड मंदिर, अभी तमिलनाडु सरकार ने इसको लागू किया है, मंदिरों के टैक्स पर उसने लादना शुरू पूरे किया है। देश, आपको यही नहीं पता? आपको यही नहीं पता? आप मुझे बताइए, किसी से पूछ लीजिए जो मंदिर होते हैं, जिलाधिकारी जो डीएम होता है वो देखता है नहीं देखता? कितने लोगों को पता है? नहीं पता तो गूगल पर डाल लीजिए अगर आपको नहीं पता तो है। हम नरेंद्र मोदी पर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जब से आए तब से बीजेपी का चाल चरित्र और चुनावी बदला है। बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी पर नजर है। इससे पहले बिहार में नहीं बनता था, कोई ओबीसी एमएलसी नहीं बनता था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। देखिए, पहले तो ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी के बारे में, पिछड़ों के, क्यों आप भूल जाते हैं कि हमारे तो अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, कितने लोग रहे? आप याद कर लीजिए। पहले मैं आपके तथ्य जानना चाहती हूँ। मैं तो बता ही दूंगी। अरे मैं तो बता ही दूंगी। नहीं, आप बताइए। हाँ, मैं बंडारू लक्ष्मण थे ना, तो किस जाति के थे वो? शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल का आप सुनिए, आप उसमें भी काट दीजिए, आप उसमें भी काट दीजिए, ओबीसी अलग कर दीजिए, दलित अलग कर दीजिए। अभी हमने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, तो राष्ट्र कहाँ कोई ओबीसी का अध्यक्ष है कांग्रेस बीजेपी का? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन पे, भारतीयता पे बात करती है और जिसको जहाँ आवश्यकता होती है उसके लिए खड़ी रहती है। उस बात पे आप इतना बोल रहे हैं कि नहीं था। और हमारे पास जितने कांग्रेस के पास पिछली बार टोटल सांसद नहीं थे, हमारे पास ओबीसी सांसद हैं, हमारे ओबीसी मंत्री हैं, तब तो आप नहीं बोल रहे। कृपया करके इस देश को आप कांग्रेस से तुलना करेंगे अपनी पार्टी का? क्यों नहीं? आपकी बात पे मैं बता रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं बार कांग्रेस को कृपया करके इस देश को, भारत को इतना अगड़ा पिछड़ा में, दलित में इसमें मत बांटिए। सनातनी रहने दीजिए, नहीं तो 10 साल 100 साल भी नहीं लगेंगे, हम भी पर्शिया हो जाएंगे। पर्शिया था जो आज ईरान हो गया, उसके लिए फिर तैयार रहिए। तब आप ये कैमरा पे बोल भी नहीं पाएंगे। सनातन के खिलाफ तो बोल भी पा रहे हैं, समझे? आप जो लगातार सनातन को टारगेट कर रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, बोल भी नहीं पाएंगे, फतवा जारी हो जाएगा। मैं आपकी पत्रिका बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं, आप क्यों इतना टुकड़ों में बांटते हैं? आप बात करिए, मुसलमानों में पचमंदा लोग होते हैं, उनके अंदर सगड़ी पिछड़ी जाती है, उनकी बात करिए। क्रिश्चियन कन्वर्ट है, उनकी आप क्यों ले दे के हिंदू में ये अगड़ा, ये पिछड़ा, इससे सारी समस्या खत्म हो जाएगी क्या देश की? तो मुझे लगता है कि नेशनल चैनल पर इतना अच्छा डिफेंड बीजेपी को कोई नहीं कर सकता है कांग्रेस के मुकाबले। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 लोगों के सामने डिफेंड करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप जैसे लोग को कहाँ बीजेपी में बड़ा मौका मिल रहा है। आपको तो नेशनल स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी, हम संघ विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारे लिए ये दायित्व है, पद नहीं है। ये मौका मिले ना मिले, मैं मंडल में भी काम करूं, मैं इसी ताकत से, इसी ऊर्जा से, इसी भाव से काम करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको पद पे रह के काम करना है, हमें गुमनामी में भी रह के काम करना है। और मैं करती रही हूँ, आज नहीं हूँ मैं, आज एमएलसी बनी, इसके पहले मैं 25-27 सालों से काम कर रही हूँ। समाज के लिए क्या प्राथमिकता है? मुझे लगता है समाज को आवश्यकता है इस बात की
कि फिर से हमें उन सामाजिक मूल्यों को जीने की आवश्यकता है जो आज से 10-15 साल पहले तक, इस सोशल मीडिया के आने के पहले तक अच्छे व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, समाज सम्मान करता था, बुरे व्यक्ति को तिरस्कृत किया जाता था। और ये इनके प्रकरण किसी भी कीमत पे सफल व्यक्ति को, वो हमारे जाति और समाज का है, इसलिए उसको सम्मानित नहीं किया जाता था। अच्छे व्यक्ति को सम्मानित करने की, उसके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, उसका साथ देने की आवश्यकता है और भारत के सम्मान को, भारत के गर्व को स्थापित करने की आवश्यकता है। हम विश्व के एकमात्र यहाँ पर हिंदू देश है और पत्रकार महोदय, अगर हमें यहाँ से खदेड़ा गया तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। कौन खदेड़ रहा है किसको? क्यों नहीं खदेड़ा? क्यों? किसने खदेड़ा था कश्मीर में? क्या बात करते हैं? अच्छा, किसने खदेड़ा था? जवाब दीजिए ना। एक बात और क्या होता है? कश्मीर भारत का हिस्सा। कश्मीरी पंडितों से कह दिया गया था जमीन और घर छोड़ जाना, बीवी छोड़ जाना, बेटी छोड़ जाना, माँ छोड़ जाना। अरे क्या बात करते हैं? करना चाहता हूँ, आप कर नहीं सकते। नहीं, जवाब दीजिए। वो यही भारत था, यही कश्मीर था, यही भारत था, यही कश्मीर था। यही केरल में हो रहा है ना, यही बांग्लादेश में हो रहा है ना, यही जेएनयू। अरे क्या बात, ऐसे सलमान डालिए, पत्रकार है। जेएनयू में यही कहा गया ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कोई हमसे कह दे हमारी माँ के टुकड़े होंगे, हम सुनेंगे क्या? कहाँ किसी को सजा होगी? सजा उसकी आपके जैसे तथाकथित लोग ही हल्ला मचाएंगे, सजा होगी क्या? तो भाजपा ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, और ज्यादा खुश मत होइए। कोई खुश हो रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं हर जाति धर्म संप्रदाय का स्वागत करता हूँ। वो मनमोहन सिंह जी की तरफ थोड़ी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो नहीं कहते। वो तो कहते हैं हमारी 4 जाति है, हमारा किसान जाति है, महिला जाति है, युवा हमारी जाति है, और जिसको दिक्कत है दर्द वो हमारी जाति है। हम तो जाति की बात ही नहीं करते। भारतीय, कहीं भी भारतीय सनातन परंपरा में आप मुझे जाति की बात बताइए। जब पुर्तगीज आते हैं तब वो जाति में बांटते हैं हम। आप जाति के विषय में बताइए मुझे। जाति किसने बनाई? किसने बनाई? पुर्तगीज ने बनाई जाति। अच्छा, आप वेद पढ़ा है? कहीं भी आपने किसी वेद में मुझे जाति का उल्लेख लाके बता दीजिए। आप किसी भी वेद में जाति व्यवस्था। मानस पढ़ा है तुलसीदास जी। हाँ, आपने रामचरित। एक बात विषय और बहुत जानकारी दुरुस्त करना चाहती हूँ, वो कोई भी ग्रंथ ऐसे नहीं थे जो लिख के सुरक्षित किए गए। बार बार बात होती है रामचरितमानस की, आप पता नहीं मुझे क्यों प्रवोक कर रहे हैं कि मैं एक सवाल पूछूं। आप बताइए, आप जिस समाज में जन्म ली हैं उस समाज का तो पुजारी बन सकता है। अगर आपको ज्ञात होता और आपने थोड़ा रिसर्च करे, मेरा समाज तो छोड़ दीजिए, मेरा समाज तो छोड़ दीजिए, मैं आपको सोनपुर ले चल रही हूँ, ठीक है ना? हमारे सम्मानीय आदरणीय परम श्रद्धेय सूबेदार जी हैं, संघ परिवार से जुड़े हुए, हिंदू जागरण का काम कर रहे हैं। वहाँ दलित बच्चे पुजारी बन रहे हैं। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ, अपनी टीम लेके चलो। आप कुर्मी की बात कर रहे हैं, आप कुर्मी दलित बच्चे बन रहे हैं पुजारी, आपको पता ही नहीं है। आप बिना पता लगाए कुछ भी बोलते हैं। चलिए मेरे साथ, चलिए और उसको दिखाइए। शेड्यूल कास्ट समाज तो कह रहा है कि हमें कॉलेज जाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। बाबा साहब ने कहा कि हमें स्कूल कॉलेज जाना है, मंदिर नहीं जाना। बाबा साहब ने कब कहा था कि हमें मंदिर नहीं जाना है? और बाबा साहब अपने जीवन के कितने अंतिम समय में बौद्ध बने हैं, ये भी जरा जानकारी ले आइए। और ये भी बता दीजिए कि बाबा साहब को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला एक हिंदू राजा था। और ये भी बता दीजिए उस हिंदू राजा के बेटा कितना प्रताड़ित हो गया कि आप किसी को अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह कर रहे हैं। ये भी बताइए इतिहास को इस देश के। इसको बांटिए मत अम्बेडकर जी के नाम पे, पटेल जी के नाम पे। इसमें भी बात करिए कि नेहरू जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। इस बात करिए। आपकी पार्टी कम कैसे रह गई? एक बात सुनिए, 400 पार कह रही थी आप। सुनिए मेरी बात, हम कह रहे थे 400 पार, पूरा सुन लीजिए और हम फिर कहेंगे। और हम अपनी ताकत पे नहीं, इस देश की देखतुल जनता की ताकत पे कह रहे थे। और सुनिए, हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं जिनकी कविता थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित में नहीं भयभीत, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। मैंने तो अपने भाषण में ही बोला, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम 2 से शुरू करके हम कहाँ हैं आप ये तो देखिए। आपको लोकसभा में होना चाहिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जनता में होना चाहिए, मुझे जनता में होना चाहिए। मैं पंचायत में रहूँ, विधानसभा में रहूँ, लोकसभा, मुझे जनता के साथ होना चाहिए। इतना मुश्किल रहा है, ऐसे आपने खुद बताया, बिहार में या देश भर में कम से कम राज्यसभा और एमएलसी ये लगता था कि कुछ जाति विशेष के लोग का कब्जा है, बैकवर्ड समाज के लोग। अब मैंने देखा इस बार नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से वाल्मीकि समाज की महिला सभा भेजा है, उसकी हम लोगों ने बहुत चर्चा की। बिहार में आप बैकवर्ड समाज से हैं, आपको एमएलसी बनाया, तो ये पॉलिटिकल डाइवर्जन कैसे देख रहे हैं? क्या सिर्फ आपके वोटों के लिए हो रहा है या सचमुच भागीदारी दी जा रही है? नहीं, निस्संदेह। आप देखिए कि जिसने काम किया, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम किया तो उन्होंने इस विषय को समझा और मुझे बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में बनाया मुझे। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। बीजेपी में महिला अध्यक्ष होना चाहिए बिहार में, सुनिए, या भी बैकवर्ड अध्यक्ष हैं बीजेपी का, कोई महिला अध्यक्ष हो सकती है? मुझे इस विषय में नहीं पता। मुझे लगता है आपसे बेहतर कैंडिडेट नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया है, लेकिन जिस तरह से आप डिफेंड करती हैं आरएसएस को, बीजेपी को,
इतना तो आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे सामने डिफेंड नहीं करते। आई ट्रूली, मैं सही में कह रहा हूँ, आपने मुझे संबित पात्रा इतना डिफेंड नहीं देखिए कर मेरी पाएगा। बात, वो बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, और जहाँ तक डिफेंड करने की बात है, ये मेरे भाव में, मेरी रगों में, सनातन मेरी रगों में है, मेरी जाति मेरी रगों में है, मेरे खून में, मेरे विचारों में, मेरे दिल में, मैं इसको डिफेंड करूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है, क्योंकि हम दधी की परंपरा के लोग हैं। तो अपना शरीर दान कर दिया जिन्होंने युद्ध के लिए, हम तो वहाँ हैं, उस भारत में अच्छा, है। ये सब ट्रेनिंग जो आप बोल रही है, दधीची और ये सब आरएसएस की ट्रेनिंग है। आरएसएस की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। और मैं तो यहाँ समय नहीं था, बोल नहीं पाई, मैं हर उसमें बोलती हूँ, हर अपने भाषण में बोलती हूँ कि अपने बच्चों को, मेरा बेटा है 12 साल का, जो मुझे मैया कहता है, मेरे फादर को देखिए समझने की आवश्यकता है, बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति है, समझिए। तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए, आप पूरे बोलना ही नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करना अच्छा लगा, बोलने नहीं देते, आप डर जाते हो कि मुझे पूरा निपटा देगी। मैं आपसे डरता हूँ। हाँ, आप डरिए, आपको डरना चाहिए। मैं सम्मान भी करता हूँ और डरता भी हूँ कि मेरे सबसे कुछ ऐसा न निकल जाए। जी बिल्कुल, यही सुंदर बात है। हर अच्छा व्यक्ति, संवेदनशील और इज्जतदार व्यक्ति डरपोक होता है, मैं भी हूँ। आपने कहा अंग्रेजी नहीं, आपने समझा ही नहीं बात को। मैंने कहा कि देखिए, एक बात को समझने की आवश्यकता है, किसी भी समाज को नष्ट करना तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, और आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारी संस्कृति नष्ट की। उसको कैसे समझे? मैंने कहा हम जितने दक्ष, अंग्रेजी सीखिए और हिंदी से प्रेम करिए, हिंदी का सम्मान करिए, ये मेरा मूल मंत्र है। मैंने कहा अंग्रेजी एक विश्व भाषा है, हमें समझना है, परंतु हिंदी कितनी ज़रूरी है और वो शुद्ध हिंदी कितनी आवश्यक है, ये आवश्यक है। मेरा बेटा मुझे मैया कहता है, मेरे हस्बैंड को बाबा कहता है, क्योंकि मैं इस परंपरा को आगे निभाना चाहती हूँ। हम अपनी परंपरा को क्यों नहीं जिएंगे? हम क्यों क्रिसमस ट्री की पूजा करने देंगे अपने बेटे को? पटेल जी, एक सवाल है, जी बताइए। कि जिस तरह से आप एमएलसी बनाई गई है, आप बीजेपी से हैं, बीजेपी में काम किया है, क्या बीजेपी चिन्हित कर रही है कि हमको जो हाशिए कॉर्पोरेटली जो लोग छूट गए हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन अब जाकर पार्लियामेंट में ओबीसी के 140 सांसद हैं, जनरल के आज भी 50% हैं, तो क्या बीजेपी फोकस कर रही है कि हमको जो लोग राजनीति में छूट गए हैं पीछे उनको मौका दिया? बिल्कुल निस्संदेह। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो हम सत्ता में आने के लिए सिर्फ 5 और 10 साल की रणनीति पे काम नहीं करते हैं। हम राष्ट्र निर्माण के, देश निर्माण के, हम लंबी सोच के साथ काम करते हैं। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात सुनेंगे तो हम इस बात पे काम करते हैं कि हम बेहतर करें, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भागीदारी हमारा जो शुरुआत है, जब हम ताकत बने, मुश्किल से 10-15 सालों का विषय है। इसके पहले जो एक पार्टी जो हमें बताती है स्वर्ण, वो बता दे कि उसके जो एमपी हुआ करते थे, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री किन जातियों के थे, वो कांग्रेस बताए। वो पूरी तरह स्वर्ण थे, हमसे ज़्यादा नहीं, वो पूरी तरह स्वर्ण थे। उनके सारे के सारे फॉरवर्ड उनके बड़े नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सारे हुआ करते थे। तो वो एक जो लोग स्थापित हो गए थे, धीरे धीरे उनमें से वंचितों को, पिछड़ों को खोजना और उनको जगह देना, ये एक बड़ा विषय था। बस एक लास्ट सवाल है, बताएं। क्या लगता है आप लोगों को कि एक आरोप है, मैं चूँकि पत्रकार भी तो हर तरह के लोग सुनता हूँ, कि बीजेपी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है, SC/ST का तो रिजर्व सीट है, वो तो आएगा ही, ओबीसी के कंधों पर है बीजेपी, क्योंकि 65% के करीब आबादी है। बिहार ने जाति जनगणना करा दिया, उसके हिसाब से तो 90% SC/ST OBC अल्पसंख्यक, 10% जनरल के लोग। क्या लगता है कि लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बीजेपी दे रही है, MLA भी बना रही है, MP भी बना रही है, गवर्नर भी बना रही है इनफैक्ट, लेकिन जो नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। अभी बिहार में 65% रिजर्वेशन था, आप ही की सरकार ने किया था, जो अभी नीतीश जी हैं, बस मेरा हो गया। कितने गलत तरीके से आपकी सरकार ने अभी कहा भी, आपके डिप्टी सीएम ने कहा, मैं आपको बात पूरी कर दूं। मेरा सवाल बस हो जाने। नहीं, आप कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, नहीं, लोगों का आरोप, आपके जैसे लोग इस चीज़ को फैलाते हैं। उस रिजर्वेशन को जो खत्म किया, वो कोर्ट ने किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? क्योंकि हमने तो उसको किया था ना, अटॉर्नी जनरल ने डिफेंड किया उसको, आपके जो आप सरकार ने पक्ष नहीं रखा ढंग से। अब ऐसे तो आरोप लगाने को, कुछ भी आरोप, मतलब हम ही उसमें आरक्षण बढ़वाएंगे, लोग नाराज होंगे, आप कैसे समझाएंगे आप अपने ही लोगों को? मेरी बात, हम उन लोगों को ये समझाएंगे कि वैसी चीज़ों में, जिन चीज़ों को में समाज में जिन चीज़ों से जलाने की कोशिश की जाती है, समाज को जिन विषयों से जलाने की चेष्टा की जाती है, और जिनके पास एकमात्र विषय आरक्षण हो, ये कौन बात करते हैं हर समय आरक्षण की? किसने बरगलाने की चेष्टा की आरक्षण की बात करने की? कौन बरगलाने की कोशिश करते हैं जिनके लिए आरक्षण का मतलब परिवार की लाइन है? राहुल गांधी, तेजस्वी कौन बात करता है आरक्षण की? कौन बात करता है जिनके लिए आरक्षण का मतलब परिवार के, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार, महिला, समाज का तो फायदा, देश का तो फायदा हो रहा है। तो कहाँ मना किया, कहाँ आरक्षण से कौन मना कर रहा है? इस तरह के दिग्भ्रमित इस आरोप से कैसे आपकी पार्टी बचेगी? या बिहार में भी आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार आई, नीतीश जी आपके पाले में आए,
और हाई कोर्ट ने इस तरह के फैसले दे दिए हैं। हम लोग सुनिए, जनता इतनी जागरूक है, उसे पता है कि हाई कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है और वो अपने हिसाब से काम करती है, और बिहार की जनता इस बात को समझे। थैंक यू अपना प्राइसलेस समय देने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा बदलाव राजनीति में आपको देख रही हैं, और ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं और जिस तरह से अपनी बात रखती हैं, तेज तरार रखती हैं। मुझे लगता है कि टेलीविज़न चैनल पर और ख़ासकर मीडिया में बीजेपी को जो अकाल पड़ रहा है ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाने का। दिल्ली में जब हम लोग रहते हैं तो बीजेपी के पास ऐसे बहुत कम प्रवक्ता बच्चे हैं जो उनको डिफेंड कर सकें, बीजेपी के आइडियोलॉजी को डिफेंड कर सके। लेकिन पटेल जी जिस तरह से आरएसएस को डिफेंड करती हैं, बीजेपी का डिफेंड करना तो समझ में आता है, जिस तरह से आरएसएस को डिफेंड करती है, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आरएसएस की भी नज़र जाएगी और बीजेपी की नज़र जाएगी। और एक बात तो समझना पड़ेगा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं उनको तय करना पड़ेगा कि क्या आपके पास सोशल डाइवर्सिटी की जो आप बात कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज के इस तरह के तेज तरार नेता हैं या नहीं। कुछ बातों से मैं प्रभावित हुआ था, इसलिए मैंने इंटरव्यू किया। लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।